नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा फिर एक बार सामने आ गया है और फिर एक बार मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहे हैं। मनीष कश्यप लगातार इतने दिनों से ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहे हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार दिनों दिन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि भारत के इतिहास में शायद ही कोई व्यक्ति जेल जाने के बाद भी इतना ज्यादा चर्चा में रहा हो या रहता हो। ये अपने आप में एक इतिहास है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़े पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता भी जेल जाने के 3-4 महीने बाद लोग उसे भूल जाते हैं। अभी तत्काल में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अभी जेल में हैं और उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा भी अखबारों में और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में बहुत ज्यादा थी। लेकिन मनीष कश्यप ने शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क संरचना हो, नशाखोरी के विरुद्ध जागरूकता अभियान हो, सरकार में फैला हुआ भ्रष्टाचार या अपराध हो, सारे मामलों में, या बेरोजगारी हो, मजदूरों का दर्द हो, इन सारे मामलों में पता नहीं मनीष कश्यप ने कितनी ज्यादा जागरूकता फैलाई, कितना ज्यादा चर्चा का विषय बने, कितने ज्यादा लोगों की मदद किए कि आज मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं से भी ज्यादा चर्चा मनीष कश्यप की होती है। अभी फिलहाल मनीष कश्यप किस मामले में ट्रेंडिंग है और मैंने क्यों कहा कि आज देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों का दोहरा चाल चरित्र सामने आया है। दरअसल बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ऐसा दावा किया और एक केस हुआ न्यूज क्लिक न्यूज एजेंसी पोर्टल और यूट्यूब चैनल के खिलाफ कि न्यूज क्लिक को चीनी कंपनियों से फंडिंग मिलती है, चाइना के कंपनियों से फंडिंग मिलती है। और आप सब लोग जानते हैं कि न्यूज क्लिक जो है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार खबरें दिखाता है। खबरें दिखाने के दौरान न्यूज क्लिक के पत्रकार ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का ही नहीं बल्कि वो पूरे देश का होता है। और वैसे भी उनके खिलाफ खबर अगर आप अपने फंडिंग पर, अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर दिखाते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन कथित रूप से जो चीनी कंपनियों का पैसा लेकर के, यानी देश विरोधी तत्वों का, ताकतों का पैसा लेकर के अगर आप खबर दिखाते हैं तो दिल्ली पुलिस ने यही सारे आरोप लगा करके और इन पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया। अभिसार शर्मा या परमजोत गोहर या उर्मिलेश जी के खिलाफ केस दर्ज किया। ये जो यूट्यूबर्स हैं जिनका मैंने नाम बताया, यानी यूट्यूबर अभिसार शर्मा, यूट्यूबर उर्मिलेश या कोई भी, इनका मोबाइल जब्त कर लिया दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस के मोबाइल जब्त करने के बाद अवैध फंडिंग का जो आरोप है, जो निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद ने संसद में लगाया था, उन आरोपों के आधार पर इनको पुलिस, कुछ लोगों को इस न्यूज क्लिक कंपनी से उठा करके भी, मतलब अपने साथ भी ले गई, यानी डिटेन करके कुछ देर तक पूछताछ की। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, अरेस्टिंग की कोई खबरें नहीं है, डिटेंशन की खबरें आई थी कि उनको रोका गया है। अब इस बात पर देश का एक तथाकथित बुद्धिजीवी समाज, पढ़ा लिखा वर्ग जो है हाय तौबा मचा रहा है कि क्यों पत्रकारों को सताया जा रहा है। जैसे ही ट्विटर पर ट्वीट करके और यह खबर लिखा गया कि पत्रकारों की आवाज दबाने की यह कोशिश है, कि लगातार जनता यही पूछने लगी कि जब ये पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश है तो फिर पत्रकार मनीष कश्यप पर जब एनए से लगाया गया और उनको जेल भेज करके लगातार कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए, वो सारे मुकदमे भी बाहरी राज्यों में दर्ज किए गए जिनका सबूत तक पुलिस नहीं जुटा पाई और पर्याप्त सबूत के आधार पर डिफॉल्ट बेल मिल गया। उन सारे मुकदमे और उन सारे कार्रवाइयों के बावजूद भी ये तथाकथित बुद्धिजीवी समाज क्यों चुपचाप था। पोता, एक आर्मी जवान का बेटा, चाइना के खिलाफ लड़े जाने वाले व्यक्ति, चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले फौजी का पोता है और ये लोग चाइना का अन्न खा करके और देश के खिलाफ न्यूज दिखाने वाले पत्रकार हैं, तो इनके साथ इतनी सिंपैथी क्यों, इनके साथ इतनी सहानुभूति क्यों, ये सवाल जनता पूछने लगी ट्विटर पर। और एक बार फिर आर्मी जवान का पोता, आर्मी जवान का बेटा, आर्मी परिवार खानदान कुल का चिराग, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो गए। और इस ट्रेंडिंग के बाद लोग लगातार सवाल पूछने लगे। दीपक चौरसिया जैसे दिग्गज पत्रकार ने आकर के ट्वीट करके लिखा कि मनीष कश्यप के समय ये तथाकथित बुद्धिजीवी समाज कहां था। कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि ये वामपंथी विचारधारा वाले तब कहां थे जब सनातनी विचारधारा वाला, एक सच्चा सनातनी जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता था, जो एक मुसलमान के कैंसर होने पर उसको पैसा, अपने कष्ट में रहने के बावजूद वह व्यक्ति एक मुसलमान को पैसा देता था, सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले एक सच्चे सनातनी मनीष कश्यप के साथ ये सारे वामपंथी लोग क्यों नहीं खड़ा हुए। ये सवाल लगातार ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहे हैं। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी यही सवाल
उन तथाकथित बुद्धिजीवियों से पूछा। अब इसीलिए मनीष कश्यप अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। कुछ आज जो है वो दिन में कॉल्स हैं, चूंकि मैंने अपना नंबर सार्वजनिक किया हुआ है, तो उन नंबरों पर कॉल आ रहे थे जिनका नंबर मैं कोर्ट में रहने के दौरान या ड्राइविंग के दौरान अगर मैं नहीं उठा पा रहा हूं या वीडियो बनाने के दौरान नहीं उठा पा रहा हूं, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई भी बात नहीं पूछिए। फोन करके आप लोग पूछते हैं कि मनीष कश्यप के केस का क्या हुआ। अगर मनीष कश्यप के केस के बारे में मैं कुछ बता दूंगा, सेक्रेसी भंग कर दूंगा, तो ये मेरे एडवोकेट्स कोड यानी वकील के आचार के खिलाफ होगा, ये मेरे अधिवक्ता के रूप में आचार के विरुद्ध होगा। इसलिए मनीष कश्यप के बारे में आप लोग कुछ मत पूछिएगा। आज से मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोगों से अनुरोध करता हूं, और आप लोग अपने बारे में भी जो बात पूछिएगा वो वही बात पूछिएगा कि अगर आप कानूनी दाव पेच में फंस गए हो या आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा हो, तो मैं कानूनी रूप से सलाह दे सकता हूं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, मैं आपके घर नहीं आ सकता हूं और आपको आर्थिक मदद भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ना तो मैं मनीष कश्यप के जैसा दानवीर हूं, ना मैं मनीष कश्यप जैसा लड़ाकू हूं, ना मनीष कश्यप के जैसा मैं बिहार के लिए जीने वाला हूं। मैं मनीष कश्यप की तरह बिहार के लिए या भारत के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आज भी मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार या पत्नी और बच्चों के लिए जीने वाला लोग हूं, और यही कारण है कि मैं मनीष कश्यप का इतना समर्थन करता हूं कि मनीष कश्यप जल्द आए और वो बिहार के लिए जिए, क्योंकि वो अपना जीवन नहीं जीते हैं। हम लोगों का अपना अपना काम है। मैं एक वकील हूं और आप सबके आशीर्वाद से एक अच्छा खासा व्यस्त वकील हूं, इसलिए समय कम मिलता है, इसलिए आप लोग कानूनी सलाह ही लेंगे, और वकील के रूप में जो आपकी मैं सेवा कर सकता हूं वो मैं आपकी करूंगा। इसलिए दूसरे क्लाइंट का, दूसरे किसी भी व्यक्ति का कोई भी कानूनी बात आप लोग नहीं पूछेंगे। दूसरा, लोगों ने मुझे मैसेज करके और कॉल करके कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है उस पर आप कुछ बोल दीजिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं बड़ा दुखी हूं कि इन दिनों बिहार में जात पात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जाति सिर्फ दो होती है, एक अमीर और एक गरीब। अगर आप भूमिहार हैं, आप सीपी ठाकुर या अखिलेश सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं, या सीपी ठाकुर जो भाजपा के सांसद हैं उनके, या विवेक ठाकुर जो भाजपा के सांसद हैं, उनके घर में अपने बेटे या बेटी का अगुवाई, बहतुआरी या शादी संबंध लेकर के जाइएगा। अगर आप आम आदमी हैं, अगर आप मजदूर हैं, आप बेरोजगार हैं, आप क्लर्क हैं, आप अफसर तक हैं, तो आपकी औकात नहीं है सीपी ठाकुर या अखिलेश सिंह के सामने बैठने की। आपके बच्चों की शादी उनसे नहीं हो पाएगी। अगर आप मल्लाह हैं, आप मुकेश सहनी के बेटा या बेटी के पास शादी का अगुवाई लेके चले जाइए, आपको औकात का पता चल जाएगा। अगर आप दलित हैं, अशोक चौधरी के पास आप अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लेके चले जाइएगा। मंत्री और अमीर अशोक चौधरी अपने बेटी की शादी अमीर पूर्व आईपीएस अफसर डॉक्टर किशोर कुणाल के बेटा से कर देंगे जो भूमिहार है। और अगर आप आम आदमी हैं, यानी अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण यादव हैं, तो आप एक बार लालू यादव के दोनों बेटों में से किसी एक पर अगुवाई लेके चले जाइएगा। आप देख लीजिए कि यादव परिवार के बेटा तेजस्वी यादव की शादी गैर यादव की बेटी से हुई, तो आज वो बिहार की बहू सम्मान पूर्वक एक लक्ष्मी को जन्म दे करके और राजसुख भोग रही है। और एक ऐश्वर्या यादव से शादी हुई, तो वो आज तलाकशुदा होकर के परित्यक्ता का जीवन, जो नरक का जीवन होता है, वो जी रही है। तो अगर आप यादव हैं तो लालू यादव के सामने आपकी कोई औकात नहीं। आप मल्लाह हैं तो मुकेश सहनी के सामने कोई औकात नहीं। आप कुशवाहा हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने आपकी कोई औकात नहीं। आप अगर राजपूत हैं तो जो आपके जाति के अमीर नेता हैं, राज्यसभा सांसद है, मंत्री है, विधायक है, उनके सामने आपकी कोई औकात नहीं। हम गरीबों की औकात इन अमीरों के सामने कीड़े मकोड़े से ज्यादा ये लोग समझते ही नहीं है। इसलिए हम सब गरीब मिलकर के एक जात हैं। हमारी शादी, हमारे बच्चों की शादी आपस में हो सकती है अगर हम दूसरे जात में पैदा हुए हैं, तब भी अगर हमारा इकोनॉमिक स्टेटस सेम है तो इसलिए मैं जातिगत जनगणना पे नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात हमें मुसलमान भाइयों से सीखना चाहिए कि आप 100 मुसलमान से पूछिए आप किस जाति के हैं, तो वो सिर्फ कहेगा मुसलमान है। लेकिन जब आप 100 हिंदुओं से पूछिएगा तो वो कहेगा हम भूमिहार है, राजपूत है, यादव है, दलित है, मुशहर है, हम जो है वो दुसाध हैं, हम मल्लाह हैं, ये कहेगा, वो हिंदू नहीं कहेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सभी एक होकर के रहें, एकजुट होकर के रहें और हिंदू बन के रहें, क्योंकि हिंदुत्व को मजबूत करने से, सनातन को मजबूत करने से ही सर्वधर्म संभाव आएगा। क्योंकि अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो मुस्लिम भाइयों से भी प्यार करिएगा, क्रिश्चियन भाइयों से भी प्यार करिएगा। हम हिंदू लोग भारतीय संस्कृति में बचपन से ये पढ़ के बड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसलिए अगर कोई आपसे जाति पूछे तो आप सीधे मुंह कर दीजिएगा कि मैं हिंदू हूं, मैं दूसरा कोई जात नहीं हूं। और जिनको जात पात का भूत चढ़ा हो
उसी जात के किसी अमीर व्यक्ति के पास उसको भेज दीजिएगा, उसकी औकात का पता चल जाएगा। अरे आज स्थिति ये हो गई है, जो पहले हुआ करता था राजा महाराजा के जमाने में, लोग कहते हैं कि पहले छोटे जाति के लोगों को चप्पल पहन के आने की इजाजत नहीं थी बड़ जात के लोगों के पास। मैं कहता हूं कि आज उससे ज्यादा बुरी स्थिति है। आज किसी अमीर के घर में, ऑफिस में या उसके दुकान इत्यादि में आप चले जाइए जिसमें टाइल्स मार्बल लगा हो, तो ये लोग आपका जूता चप्पल खुलवा देते हैं बाहर। अगर उसी दुकान में एसपी साहब पहुंच जाए तो इनको औकात है जूता चप्पल खुलवा देने की। डीएम साहब पहुंच जाए तो जूता चप्पल खुलवा देंगे ये लोग। सांसद विधायक मंत्री भाई पहुंच जाए तो ये लोग जूता चप्पल खुलवा देंगे? नहीं खुलवाएंगे। अरे आपका अपना भाई पटीदार भी अगर आपके पैर में जूता कम दाम का है, चप्पल कम दाम का है और उसके घर का टाइल्स और मार्बल ज्यादा दाम का है, तो आज आपका चप्पल जूता खुलवा करके तब अपने टाइल्स मार्बल पर खाली पैर ठंडी के दिनों में भी ठिठुरा करके आपको चलाता है, लेकिन आपको चप्पल जूता पहन करके और अपने टाइल्स मार्बल तक को जाने की इजाजत नहीं देता है। पहले वही था जिसको आप बड़े जात समझते हैं वो अमीर जात वाले थे, जिसको आप छोट जात समझते हैं वो गरीब जात वाले थे। उस समय जाति के हिसाब से ही अमीरी और गरीबी थी, आज पैसे के हिसाब से ही अमीरी और गरीबी है। अगर एक दलित डीएम बन गया, एक दलित मंत्री विधायक या सांसद बन गया, अफसर बन गया, तो उसके सामने कोई अगर गरीब पंडित जी जाएंगे, फॉरवर्ड क्लास वाले जाएंगे, तो उनका चप्पल जूता खोलना पड़ेगा, उनको नतमस्तक होना पड़ेगा। अपने बर्तन में वो आज भी चाय ऑफर नहीं देगा। और अगर कोई गरीब ब्राह्मण भी है और उसके सामने कोई गरीब ब्राह्मण जाएगा, गरीब दलित जाएगा, तो वो चाय में कप ऑफर देता है। अगर कोई ब्राह्मण भी आज जो है वो डीएम या मंत्री या विधायक या एसपी या बड़े पद पर पहुंच गया, ब्राह्मण भी पहुंच गया और दूसरा गरीब ब्राह्मण उसके पास आएगा, तो ना वो चाय देता है, ना अपने टाइल्स मार्बल पर जूता पहन के चप्पल पहन के आने की इजाजत देता है। इसलिए अमीरी और गरीबी सिर्फ आर्थिक आधार पर होती है। हमें तोड़ने की ये साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। कई नेताओं ने, आशुतोष ने या बीजेपी के कुछ नेताओं ने इन आंकड़ों को भी फर्जी बताया है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग जात पात न माने, बिना जात पात माने हिंदू बने रहे, भारतीय बने रहे और बिहारी बने रहे। जय हिंद, जय बिहार।